हेलो दोस्तों, मैं सोहम कुमार और आज आप लोग का बिहार सचिवालय सहायक का जो हाल ही में 26 नवंबर को जो एग्ज़ाम होने वाला है 26 नवंबर को, तो आज हम लोग का इससे पहले हम लोग का लगभग 2011 से लेकर के 2016 तक जो एग्ज़ाम हुआ है सारा पेपर पूरा फुल डिटेल सॉल्व हो चुका है। तो आज हम लोग का इंटर स्तरीय एग्ज़ाम जो हुआ था, ठीक है, इंटर स्तरीय एग्ज़ाम जो हुआ था प्रारंभिक परीक्षा का, उसका आज हम लोग पूरा फुल डिटेल देखेंगे, डिस्कशन और ओनली फॉर जीके और जीएस का, ठीक है, जीके और जीएस का देखेंगे फुल डिटेल। आइए देखिए, आप लोग यहाँ से प्ले लिस्ट में जा करके सबसे नीचे में होगा बिहार एसएससी सीजीएल जीके होगा, ठीक है, और इसके नीचे आप लोग जाइएगा तो अभी तक में टोटल 7 वीडियो अपलोड हो चुका है। ये आपका 2015 का पूरा विश्लेषण है, 2015 का है पूरा डिटेल में, और उसके बाद ये लगभग 1.5 घंटा का वीडियो है। और उसके बाद आपका 2016 का भी, ये 2015 का है, ये 2016 का, फिर ये 2015 में जो मेंस का हुआ था एग्ज़ाम उसका भी है। और उसके बाद अगर ये आपका फिर 2016 का है जो भी, और जो एग्ज़ाम पूछा था, फिर ये आपका 2013 का है, प्री मेन दोनों का है, और ये भी आपका 2011 सब का है, ठीक है, ये भी आपका 2013 का है। तो ये लगभग टोटल 7 से 8 वीडियो है। अगर वो वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं, ये स्नातक का है जो अभी सचिवालय सहायक का जो निकला है, ये आपका ग्रेजुएशन लेवल का है सीजीएल। तो इसके लिए ये 7 वीडियो आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर वो वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखें, बहुत ही यूज़फुल वीडियो है, ठीक है। चलिए अब हम लोग 2017 में जो हुआ था एग्ज़ाम, 29 जनवरी 2017 को हुआ था एग्ज़ाम, ठीक है, 2017 को इंटर स्तरीय लेवल का हुआ था सीजीएल। तो हम लोग आज उसका देखेंगे प्रीवियस ईयर का, और ये 5, 6, 7 साल का अगर प्रीवियस ईयर देखेंगे तो इससे लगभग में आप लोग का 10 से 12, 15 सवाल तो एकदम पक्का सॉल्व एकदम हूबहू रहेगा ही। चलिए सवाल पे आते हैं अब हम लोग। चलिए, ये हमारा अब स्टार्ट हो गया है 29 जनवरी 2017 को जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, ये इंटर स्तरीय लेवल का हुआ था। अब चलिए यहाँ से हम लोग सवाल देखते हैं। अब नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र का ये किसने स्टार्ट किया था, ठीक है, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने स्टार्ट किया था? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, ये किसने किया था? तो ये नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अगर पूछे मोतीलाल नेहरू ने किसका शुरुआत किया था? मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट समाचार पत्र का शुरू किया था, ठीक है। इसने किसने? मोतीलाल नेहरू ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? तो आपका इंडिपेंडेंट समाचार पत्र शुरू किया था। अब चलिए अब कुछ समाचार पत्र पे देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो सब हम लोग थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। तो देखिए, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ये समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो ये आपका एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था। अगर पूछे सोम प्रकाश, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? सोम प्रकाश ये ईश्वर चंद विद्यासागर के द्वारा शुरू किया गया था। अगर पूछे कि अमृत बाजार पत्रिका, तो ये शिशिर कुमार घोष के द्वारा, अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष के द्वारा शुरू किया गया था। और अगर पूछे आपका कामरेड समाचार पत्र, ये मोहम्मद अली जौहर के द्वारा ये शुरू किया गया था। और अगर पूछे अगला कि सत्यार्थ प्रकाश ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये दयानंद सरस्वती के द्वारा शुरू किया गया था। और एक इम्पॉर्टेंट जो है हर एग्जाम में पूछा जाता है, कांग्रेस का इतिहास किसने शुरू किया था? तो ये आपका पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा कांग्रेस का इतिहास शुरू किया गया था, ठीक है। और एक और है जो इम्पोर्टेंट है, चित्तरंजन दास के द्वारा कौन सा शुरू किया गया था? चित्तरंजन दास के द्वारा तो ये आपका शुरू किया गया था इंडिया फॉर इंडियंस, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर एक और पूछ ले कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही शुरू किया गया था। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही शुरू किया गया था। और मेरी कहानी भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही शुरू किया गया था। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में क्या था? ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है, डी है। बताइए इसमें से कौन सा होगा आपका? तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य मेगास्थनी जो है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में राजदूत बनकर के आया था,
ठीक है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारों में राजदूत बनकर के आया था। और ये मेगास्थनीज का कौन सा पुस्तक है, तो आप लोग सभी को जानते होंगे, मेगास्थनीज का पुस्तक है इंडिका। इंडिका इसका पुस्तक है। और मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को क्या कहा था, तो पालीब्रोथा कहा था। ठीक है, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा था। और इसका जो पुस्तक क्या था इसका, इंडिका। और इंडिका में किसकी जानकारी मिलती है, तो मौर्य साम्राज्य के नगर के प्रशासन का जानकारी मिलता है। ठीक है। और इसने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था, 7 वर्गों में। ठीक है, भारतीय समाज को 7 वर्गों में डिवाइड किया था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई थी? गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई थी? लाहौर, अमृतसर, पटना, अम्बाला, कहाँ हुआ था इसका शिक्षा? तो ये गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा ये आपका पटना में हुआ था। पटना में हुआ था गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा, ये पटना में हुई थी। अब देखते हैं गुरु गोविंद सिंह क्या थे, तो गुरु गोविंद सिंह सिख के 10वें गुरु थे। सिख के 10वें गुरु थे ये। और इसका जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना साहिब में इसका जन्म हुआ था। कब हुआ था, तो ये आपका पटना साहिब या पटना सिटी में, पटना सिटी ज़्यादा सही रहेगा, पटना सिटी। और अब देखिए कि इसका जन्म कब हुआ था, तो ये 5 जनवरी 1666 को हुआ था। 5 जनवरी 1666 को हुआ था। और ये सिख के 10वें गुरु थे। और सिख धर्म का संस्थापक कौन है, तो ये सिख धर्म का संस्थापक आपका गुरु नानक थे। गुरु नानक थे। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गुरु नानक थे। और गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, तो 1469 में हुआ था। 1469 में हुआ था। और गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कब हुई थी? गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो नांदेड़। ठीक है, नांदेड़ में इसकी हत्या हुई थी। चलिए, और अगर पूछे कि पटना सिटी में अभी क्या है, जो पटना सिटी में अभी गुरुद्वारा है। ठीक है, गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा का निर्माण किसने किया था, तो महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा गुरुद्वारा का निर्माण किया गया था। महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा वहाँ पे गुरुद्वारा का निर्माण किया गया था पटना सिटी में। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। चलिए आपका अगला सवाल है 4 नंबर है आपका। आपका सवाल है, अमजद अली खान किस यंत्र बजाने के लिए जाने जाते थे? सरोद, सारंगी, सितार, तबला। ये कौन सा यंत्र ये बजाने के लिए जाने जाते थे? तो ये आपका सरोद बजाने के लिए जाने जाते थे, सरोद। चलिए अगला, अगर पूछे कि भारत के प्रसिद्ध सारंगी वादक कौन है, तो ये नारायण विनायक। ठीक है, नारायण विनायक ये भारत के प्रसिद्ध संगीत वादक हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका अबेकस की खोज किस दौरान हुई थी? अबेकस की खोज किस दौरान हुई थी? सिंधु सभ्यता काल, ग्रीक सभ्यता, रोमन सभ्यता काल और ईरानी सभ्यता काल, किसमें हुई थी इसकी खोज? 5 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी, ग्रीक सभ्यता काल में इसकी खोज हुई थी। अब चलिए अगला देखते हैं सवाल। अगर सभ्यता की बात हुई है तो सभ्यता में देखते हैं कि विश्व में टोटल कितनी प्राचीन सभ्यता है? 6 सभ्यता है, टोटल 6 सभ्यता है, जिसमें कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता का अगर बात है तो वो मिस्र की नील नदी है। ठीक है, मिस्र की नील नदी विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। ठीक है, और चलिए, और सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध कहाँ से? तो वो भारत से है। ठीक है, सिंधु सभ्यता का संबंध कहाँ से? तो वो भारत से है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, किसने किया शासन? चलिए हम बताइए चारों में से कौन सा होगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए है इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, चीन। ये कौन सा होगा चारों में से? तो ये आपका हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं आपका सवाल। भारत के दो सदन जो लोकसभा और राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं और इसे राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं, उच्च सदन और अस्थाई सदन भी कहते हैं, और इसे लोकसभा को
निम्न सदन कहते हैं, निम्न सदन इसे कहते हैं लोकसभा को। ठीक है, तो देखिए सवाल है आपका, भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा आवश्यक है? कुल सदस्य का कितना होना जरूरी है? कम से कम 1/20, 1/10, 1/5 और 1/33 कौन सा होगा? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए कि ये कोरम क्या होता है। कोरम क्या होता है कि जैसे कि लोकसभा में टोटल अभी कितना है, तो 545 है। ठीक है, इसमें न्यूनतम सदस्य 1/10 उपस्थित होना चाहिए, 1/10, तो ही कोई सदन की कार्यवाही शुरू होगी, तो इसे ही हम लोग कोरम कहते हैं। ठीक है, तो ये संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो ये 16वां अनुच्छेद में है। ठीक है, ये 16वां अनुच्छेद में है। और कुल सदस्य का 10% सदन में उपस्थित होगा तभी कोई वैध कार्य होगा, नहीं तो कोई भी वैध कार्य नहीं होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। साप्ताहिक शार्ली एब्दो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? साप्ताहिक शार्ली एब्दो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क या बार्सिन? ये कहाँ से शुरू किया जाता है? लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, बार्सिन। ये कहाँ से शुरू किया जाता है? तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी, ये पेरिस से शुरू किया जाता है, पेरिस से। चलिए अगला सवाल, H1N1 इसके द्वारा होता है। H1N1 किसके द्वारा होता है? तो ये वायरस के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा। वायरस किसे कहते हैं? तो हम विषाणु को वायरस कहते हैं। ठीक है, विषाणु को वायरस कहते हैं। और ये H1N1 क्या होता है? H1N1 क्या होता है? तो ये आपका स्वाइन फ्लू H1N1 को कहते हैं, स्वाइन फ्लू H1N1 को कहते हैं। और यह एक कौन सा रोग है? तो ये आपका संक्रामक रोग है। ठीक है, ये आपका संक्रामक रोग है, ये आपका संक्रामक रोग है। अब चलिए, यह रोग काफ़ी तेज़ी से फैलता है, काफ़ी तेज़ी से ये रोग फैलता है। और एक स्वाइन फ्लू से और आपको एक मन में आ रहा होगा कि बर्ड फ्लू क्या है? बर्ड फ्लू, तो ये H5N1 को बर्ड फ्लू कहते हैं, H5N1 को बर्ड फ्लू कहते हैं। ठीक है, अब चलिए आप देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10। एक जाना माना साहित्यिक समारोह कहाँ होता है? एक जाना माना साहित्यिक समारोह कहाँ होता है? जयपुर, वाराणसी, उदयपुर, दिल्ली, कहाँ होता है एक जाना माना साहित्यिक समारोह? तो ये आपका जयपुर में होता है, जयपुर में। आज जयपुर का पहले नाम क्या था? जयपुर का पुराना नाम क्या था? तो जयपुर का पुराना नाम विराटनगर था, जयपुर का पुराना नाम विराटनगर था। ठीक है, और जयपुर को हम लोग गुलाबी शहर के नाम से भी जानते हैं, जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब अगला देखते हैं 11 नंबर कि बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप किसका प्रतीक है? स्तूप किसका प्रतीक है? मृत्यु, जन्म, पाला, उपदेश, गृह त्याग किसका प्रतीक है? तो ये बुद्ध से जो संबंधित अवसर है, ये स्तूप ये मृत्यु का प्रतीक है, मृत्यु का प्रतीक है। जहाँ पे गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, वहीं पे ये स्तूप का निर्माण हुआ था। और गौतम बुद्ध का अगर बात करें तो इसका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म कब हुआ था? तो ये 563 BC पूर्व में हुआ था, 563 BC पूर्व में इसका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी में इसका जन्म हुआ था। और इसके पिता का नाम क्या था? इसका पिता का नाम सुद्धोधन था, ये शाक्य गण के मुखिया थे। और इसकी माता का नाम क्या था? माया देवी था। और इसके जन्म के बाद, जन्म के 7वें दिन ही इसकी माता की मृत्यु हो गई थी, इसकी माता की मृत्यु हो गई थी। माता का नाम क्या था? माया देवी था। और इसका लालन पालन इसकी मासी या सौतेली माँ जिसे आप कह सकते हैं, प्रजापति गौतमी ने किया था, प्रजापति गौतमी ने किया था। और इन्होंने, इसके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में ही हो गया था, 16 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का विवाह हो गया था। और इसके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था, इसके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। और बौद्ध धर्म में अच्छा, ये गौतम बुद्ध कितनी वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? तो ये 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था। और बौद्ध धर्म में इसे महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है, महाभिनिष्क्रमण। और गृह त्याग के बाद इसे सर्वप्रथम किससे भेंट हुई थी? तो ये वैशाली में एक गुरु था, अलार कलाम, इन्हीं से इनका भेंट हुआ था। ठीक है, अब चलिए अगला। और इसके जन्म का प्रतीक क्या है? जन्म का प्रतीक अगर देखें तो कमल और सांड इसका
कमल और सांड इसका जन्म का प्रतीक है, और गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है, और मृत्यु का प्रतीक तो स्तूप है, मैंने आपको बताया। और अगर पूछे निर्वाण का प्रतीक क्या है तो पद चिन्ह है, और ज्ञान का प्रतीक क्या है तो पीपल के वृक्ष के नीचे ही इसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, पीपल के वृक्ष के नीचे ही इसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ये 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया, और इसे 6 वर्ष के बाद इसे ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी कि 35 वर्ष की अवस्था में इसे वैशाख की पूर्णिमा की रात को निरंजना नदी के नीचे इसे निरंजना नदी के नीचे इसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, चलिए। और इसका प्रथम उपदेश क्या कहलाया तो धर्मचक्र प्रवर्तन इसका प्रथम उपदेश कहलाया, धर्मचक्र प्रवर्तन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? पुरुगुप्त, विष्णुगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त। तो कौन था? तो ये गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था, विष्णुगुप्त। और अगर विष्णुगुप्त नहीं रहता तो विष्णुगुप्त का अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त का अन्य नाम क्या है? तो विष्णुगुप्त का अन्य नाम आप इसे भानुगुप्त, विष्णुगुप्त का अन्य नाम भानुगुप्त भी है। ठीक है, और गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त है। और गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, अगर पूछे वास्तविक संस्थापक तो चंद्रगुप्त द्वितीय है। और गुप्त वंश का महान शासक अगर पूछे महान शासक अगर पूछे तो महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे कि विक्रमादित्य भी कहते हैं, विक्रमादित्य। ठीक है, और समुद्रगुप्त भी इसी वंश का था, जिसे कि विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा था। चलिए अगला सवाल अब देखते हैं। किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था? हुमायूं, बाबर, अकबर, जहांगीर। किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर किया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर ने इसे खदेड़ कर बाहर कर दिया था, अकबर ने। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? 7, 9, 124। कितने रत्न थे? तो आप लोगों को पता होगा 9 रत्न थे। ठीक है, नवरत्न थे। अब नवरत्न में कौन कौन शामिल था? चलिए नवरत्न में देख लेते कौन कौन शामिल था। आपका पहला था बिरबल, दूसरा अबुल फजल, और तीसरा अब्दुल रहीम खाने खाना, और चौथा मुल्ला दो प्याजा, और 1, 2, 3, 4, 5वां है फैजी, और छठा में मानसिंह, इसका प्रमुख सेनापति भी था मानसिंह। और अगला 6 हो गया। अगला अगर देखें 7वां टोडरमल भी था, और आपका 8वां तानसेन था, और 9वां हकीम हुकाम था, ये अकबर के दरबार का 9 रत्न था। तो कौन कौन? बिरबल, अबुल फजल, अब्दुल रहीम खाना, मुल्ला दो प्याजा, फैजी, मानसिंह, टोडरमल, तानसेन और हकीम हुकाम। ठीक है, अब चलिए इससे पहले किसके दरबार में 9 रत्न थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जो अभी मैंने बताया विक्रमादित्य, इसके दरबार में 9 रत्न थे। ठीक है, और एक अष्टदिग्गज भी था, अष्टदिग्गज कृष्ण देव राय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। अगर पूछे कि अष्टप्रधान किसके दरबार में रहता था? तो अष्टप्रधान ये शिवाजी के दरबार में था, ठीक है, अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में था। और अष्टदिग्गज क्या था कि अष्टदिग्गज ये 8 कवियों का समूह था। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला, गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? गोवा से पूर्व, तो ये आपको पता होगा कि कोचीन, क्योंकि सर्वप्रथम इसने कोचीन में ही अपनी फैक्ट्री बनाई थी, तो ये इसकी पहली राजधानी थी। ठीक है, तो ये इसकी पहली राजधानी थी। और ये 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना था। और पुर्तगाली भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कंपनी था, और पुर्तगाली ने अपना प्रथम कारखाना कोचीन में खोला था। कब? तो 1502 में अपना प्रथम कारखाना कोचीन में खोला था। चलिए अगला देखते हैं 16 नंबर। बैगनी प्रकाश के लेम्डा का प्रास न्यूटन मीटर में कितना है? बैगनी का बात करें, बैगनी का,
तो बैंगनी का सबसे कम होता है 380 और 450। ये ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा 380 450। अगर लाल का पूछता तो लाल का ये 680 और 780, ठीक है, 620 और 780, ठीक है। नहीं, लाल का ये नहीं होता, लाल का आपका होता है 625 से 740 के आसपास होता है, ठीक है, 625 से 740 के आसपास होता है लाल का, ठीक है। अगर पूछे एक्सरे जो होता है वो हाथ पैर टूटने के बाद जो एक्सरे करवाते हैं उसका तरंग दैर्ध्य कितना होता है, 10 पर पावर -10 मीटर से 10 पर पावर -8 मीटर तक होता है, ठीक है। चलिए अगला आप देखते हैं 17 नंबर। एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, प्रकाशीय तंतु या प्रिज्म, क्या उपयोगी है एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए? तो एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए प्रकाशीय तंतु की ज़रूरत होती है, प्रकाशीय तंतु की ज़रूरत होती है। और प्रकाश तंतु से रोगी के आंतरिक अंगों का परीक्षण किया जाता है और प्रकाशीय तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। अब रहा प्रकाश जो किस रेखा में गमन करता है? तो प्रकाश सीधी रेखा या सरल रेखा में गमन करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग करके प्रकाश को एक वक्रीय मार्ग में चलाया जा सकता है, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग करके प्रकाश को एक वक्रीय मार्ग में चलाया जा सकता है। और अवतल लेंस देख लेते हैं। अवतल लेंस तो ये आपको पता होगा कि निकट दृष्टि दोष के लिए होता है, और उत्तल लेंस ये आपका दूर दृष्टि दोष के लिए होता है। जो छोटा वो छोटा, जो बड़ा है वो बड़ा, ठीक है। ये 4 अक्षर है तो ये 3 अक्षर तो 2, ठीक है। इस तरह से आप लोग इसे याद रख सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? 21 जून, 25 दिसंबर, 22 दिसंबर, 10 जनवरी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए इसे समझने के लिए देखिए, उत्तरी गोलार्ध ये हमारा पूरा पृथ्वी हो गया, ये हमारा पूरा पृथ्वी हो गया। अब देखिए ये बीच में कौन सा विषुवत रेखा है? ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। तो सूर्य जब नीचे आएगा तो यह 22 दिसंबर होने के बाद यहाँ पे सबसे लंबा दिन हो जाएगा, यानी कि ये यहाँ पर विषुवत ये मकर रेखा पर सूर्य की किरण लंबवत पड़ती है, तो यहाँ पर इस दिन रात्रि लंबी हो जाती है। रात्रि 22 दिसंबर को रात्रि लंबी हो जाती है, ठीक है। अगर पूछे कि कर्क रेखा पर लंबवत सूर्य कब होती है, तो ये आपका 21 जून को। अब चलिए थोड़ा इसे और हल्का डिटेल में देखते हैं। ये आपका पूरा पृथ्वी हो गया। अब देखिए इससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा मकर संक्रांति सब क्या है। ये आपका विषुवत रेखा हो गया, ये कर्क रेखा हो गया और ये मकर रेखा हो गया। अब देखिए सूर्य जब 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत होता है, सूर्य यहाँ पर है आपका। अगर मकर रेखा पर अगर लंबवत हो गया तो इससे ही 14 जनवरी को जब हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं, तो यही यहाँ पर लंबवत होने के बाद, ऐसे तो 22 तारीख को होता है, लेकिन इससे यहाँ पर मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। जब ये सूर्य जब कर्क रेखा, क्योंकि भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है, तो जब ये सूर्य यहाँ पर पहुँचती है तो इसे कर्क क्रांति कहते हैं। कर्क क्रांति के नाम से इसे जाना जाता है। 21 जून को कर्क क्रांति कहते हैं और 22 दिसंबर को मकर क्रांति कहते हैं, मकर संक्रांति कहते हैं और इसे कर्क संक्रांति कहते हैं, ठीक है। और चलिए अगला सवाल देखते हैं। और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध पे यानी कि कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 19 नंबर। 2 बिंदुओं के आवेश के मध्य बल F जो है जिसे फोर्स कहते हैं और उनके मध्य की दूरी R के बीच का रिश्ता क्या है? तो ये आपका F = 1/r², F = 1/r² है। इसे कैसे निकालेंगे? तो F बराबर Q1 × Q2 करके इसे निकाल लेंगे, तो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए। चलिए अगला देखते हैं। ऑप्शन नंबर 20। चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था? तो ये तो आप लोग को पता होगा, 1917 में चंपारण सत्याग्रह का आरंभ हुआ था, 1917 में। तो देखिए गांधी जी का ये भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह भारत में चंपारण सत्याग्रह था। और चंपारण के साथ नील खेती के लिए 3 गठिया पद्धति संबंधित अनुबंध 1867 से ही शुरू हो गया था। और अनुबंध के मुताबिक एक बीघा में जैसे कि एक बीघा में 20 कट्ठा होता है, तो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य था। 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था ब्रिटिश के द्वारा,
ठीक है, ब्रिटिश के द्वारा इसे अनिवार्य कर दिया गया था। अब चलिए अब आगे देखते हैं कि गांधी जी का अगर पूछे गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह तो चंपारण, अगर पूछे सिर्फ सत्याग्रह तो ये आपका हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका का ये प्रथम सत्याग्रह। और गांधी जी जो चंपारण सत्याग्रह में आए थे तो वो किसके बुलाने पर आए थे, तो वो राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर आए थे। ठीक है, अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? कमल, पलाश, गेंदा, गुलाब। तो ये भी आप लोग को पता होगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? तो ये आपका पलाश है। ठीक है, अगर पूछे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु, अगर पूछे तो ये आपका बारहसिंगा है। और राजकीय पक्षी अगर पूछे तो ये आपका सारस है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अगर पूछें तो ये आपका हो जाएगा अशोक वृक्ष। ठीक है, अशोक वृक्ष। और ये कमल जो है, कमल पे देखते हैं कमल ये कहाँ का ये राजकीय फूल है? तो कमल ये हरियाणा का राजकीय फूल है, हरियाणा का। चलिए, और उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह अगर पूछे तो मछली और तीर कमान है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह मछली और तीर कमान है। और बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? इसका जवाब आप लोग कमेंट में दें। चलिए अगला आप देखते हैं सवाल। जो 583 का 293 से संबंध है वह 488 का इसके साथ है। मतलब जो 583 जो है, 583 का जो 293 से संबंध है वो 488 का किससे होगा? तो ये आपका रीजनिंग का सवाल है एक बीच में, तो आप लोग इसे सॉल्व करें। तो देखिए ये 583 है, 583 तो 8 5 13, 13 5 18, ये आपका 293, 293, 9 2 11 3, 8 3 11 5 16, ये 16 हो गया और ये आपका 14 हो गया। तो ये कितना 2 कम है। आप देखते हैं इधर 488। ठीक है, 8 8 16 4 20। अब वैसा नहीं निकालिए कि ये तीनों को जोड़ने के बाद, ये तीनों में से सभी संख्या को जोड़ने के बाद, सभी अंक को जोड़ने के बाद 18 आ जाए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी में 8 7 15 3 18, ये आपका ऑप्शन नंबर बी ये आपका आंसर। चलिए अगला देखते हैं। भारत में प्रथम ऊनी कपड़े की मिल कहाँ खोली गई? भारत में प्रथम ऊनी कपड़े की मिल कहाँ खोली गई? तो ये कानपुर में, पहला कानपुर में खोला गया, लेकिन अभी वर्तमान में लुधियाना में भी सबसे ज़्यादा है। लेकिन ये प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई? तो ये आपका लुधियाना में खोला गया, लुधियाना में। अब चलिए अब ये कब खोला गया था तो थोड़ा इसे भी देख लेते हैं। ये आपका 1870 में खोला गया था। 1870 में कानपुर में प्रथम ऊनी कपड़े की मिल खोली गई थी। और भारत में ऊनी उद्योग वास्तविक रूप से कब सफल हुआ? तो 1950 के बाद ही सफल हुआ था। 1950 के बाद ही ये ज़्यादा मात्रा में स्टार्ट हुआ था। और भारत में ऊनी वस्त्र का प्रमुख केंद्र कौन कौन सा है? अगर पूछे ऊनी वस्त्र का प्रमुख केंद्र तो ये आपका लुधियाना है। लुधियाना के बाद आपका जालंधर है, फिर मिर्ज़ापुर है, फिर आगरा है, फिर श्रीनगर। ये सब आपका प्रमुख केंद्र है। और ऊन क्या? ये रेशेदार प्रोटीन है। ऊन आपका रेशेदार प्रोटीन है आपका। ठीक है, रेशेदार प्रोटीन है आपका ऊन। अगर पूछे कि मेरिनो ऊन जो भेड़ का जो ऊन होता है वह सबसे प्रसिद्ध ऊन है मेरिनो ऊन। ठीक है, मेरिनो ऊन ये सबसे प्रसिद्ध है। और ये किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये भेड़ से प्राप्त किया जाता है। और इसका क्या खासियत है? क्योंकि इस ऊन में कोमलता बहुत होती है और बारीकी ज़्यादा होता है और मजबूत होता है ज़्यादा, और लचीलापन आदि के कारण ये मेरिनो ऊन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और खरगोश से कौन सा ऊन प्राप्त होता है? खरगोश से, ये हट बहुत जगह पूछा गया सवाल है। खरगोश से कौन सा ऊन प्राप्त होता है? तो अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त होता है। ठीक है, और बकरी से कौन सा ऊन प्राप्त किया जाता है? तो पश्मीना। ये पश्मीना जो है ऊन ये बकरी से प्राप्त किया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम 24 नंबर। प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में? 2 4 6 8। तो ये आपका 4 है। ठीक है, 4 है, ये 4 मुख्य किस्में हैं। तो कौन कौन सा? तो सहतूती, एरी, तसर, मूंगा। ठीक है, सहतूती, एरी, तसर और मूंगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगर पूछे कि रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा है? तो चीन है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक और निर्यातक देश ये चीन है। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
जलियांवाला बाग कहाँ पर है? जलियांवाला बाग कहाँ पर है? तो ये आप लोग को पता होगा, लुधियाना, रोहतक, अमृतसर, दिल्ली। ये कहाँ है जलियांवाला बाग? तो ये अमृतसर में है, अमृतसर में है जलियांवाला बाग, अमृतसर में स्थित है। अब देखिए जलियांवाला बाग क्या है ये? तो जलियांवाला बाग ये जल्ली नामक एक या जाला नामक एक सरदार का था, जो अब राष्ट्र शहीद स्मारक इसे घोषित कर दिया गया है। ठीक है, ये अभी वर्तमान में राष्ट्र शहीद स्मारक है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और इसमें लगभग 1000 आदमी को मारा गया था। 1000 आदमी को मारा गया था। और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 था, 379। ये सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति ही मारा गया था, लेकिन भारतीयों के अनुसार 1000 से अधिक व्यक्ति मारा गया था। 1000 से अधिक व्यक्ति मारा गया था। अब चलिए, और इसकी जांच के लिए हंटर आयोग ब्रिटिश के द्वारा लाया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए। और भारतीयों ने, कांग्रेस ने इन पर पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। ठीक है, इसके जांच के लिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 26वां नंबर। तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति कौन सी है? तमिलनाडु में। और जो तमिलनाडु में हिंट्स है इसमें कि तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति कौन सी है, और जो कि वो भी जनजाति केरल में भी पाई जाती है। तो बताइए चारों में से कौन सा होगा? बताइए चारों में से कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, इरूला। ये आपका केरल में भी पाया जाता है और तमिलनाडु में भी पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, 27। जारवा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? बिहार, उड़ीसा, नागालैंड और अंडमान। तो ये आपका अंडमान में ये जारवा जनजाति पाई जाती है, अंडमान में। अब देखिए, अगर पूछे कि सोमपेन जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये भी अंडमान निकोबार में पाई जाती है। सोमपेन जनजाति ये अंडमान निकोबार में पाई जाती है। भारत में लगभग कितनी जनजाति पाई जाती है? तो ये 550 के आसपास जनजाति पाई जाती है। अगर पूछे कि प्रतिशत के हिसाब से किस राज्य में सबसे अधिक जनजाति है, प्रतिशत के हिसाब से तो आपका मिजोरम हो जाएगा, मिजोरम। अगर पूछे जनसंख्या के हिसाब से तो मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए मिजोरम में कितना परसेंट है? तो 95% है, 95%। और लक्षद्वीप में 95.5% है। और मिजोरम में सबसे अधिक जनजाति ये आपका कहाँ है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में है, जनसंख्या के आधार पर। और 2011 के जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या के 8.14% व्यक्ति अनुसूचित जनजाति है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या है? भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या है? गिर, टाइगर, राइनो, हंगुल। ये आपका हंगुल हो जाएगा इसका आंसर, हंगुल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नीति आयोग कब स्टार्ट हुआ था, कब प्रारंभ हुआ था? जनवरी 2015, जून 2015, जनवरी 2016 और अगस्त 2015। तो ये आप लोग को पता होगा ये कब? तो ये जनवरी 2015 में नीति आयोग स्टार्ट हुआ था, प्रारंभ हुआ था, सृजन हुआ था। ये 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। और इससे पहले नीति आयोग से पहले इसका नाम क्या था? योजना आयोग था। योजना आयोग कब शुरू हुआ था? तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग शुरू हुआ था। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग शुरू हुआ था। चलिए अगला 30वां नंबर। पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? बाबा रामदेव, विनोबा भावे और बाबा आमटे और अन्ना हजारे। तो ये तो आप लोग इसी तरह वैसे भी सॉल्व कर लेंगे। तो 30 का कौन सा हो जाएगा? पवनार आश्रम के संस्थापक तो ये विनोबा भावे, का रामदेव बाबा तो हो नहीं सकते हैं और अन्ना हजारे तो हो नहीं सकते हैं। इसी दोनों में से कौन होता? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब विनोबा भावे से कुछ सवाल देख लेते हैं। विनोबा भावे क्या थे? तो ये भूदान आंदोलन के जनक थे, विनोबा भावे। और विनोबा भावे के गुरु कौन थे? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो महादेव गोविंद रानाडे, MG रानाडे थे। ठीक है, अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। जम्मू कश्मीर का शासकीय भाषा कौन सी है? जम्मू कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है? हिंदी, डोगरी, उर्दू, पंजाबी।
तो ये जम्मू कश्मीर की शासकीय भाषा उर्दू है, उर्दू। ठीक है, और डोगरी भी जम्मू कश्मीर की ही भाषा है। और बिहार की दूसरी राजकीय भाषा उर्दू है, और यूपी का भी और आंध्र प्रदेश का भी। ये बिहार, यूपी और आंध्र प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा उर्दू है। ठीक है, चलिए अगला सवाल अब देखते हैं। जापान की संसद क्या कहलाती है? जब जापान की संसद क्या कहलाती है? कार्टेक्स, डायट, सेजिम और डेल क्या कहलाती है? तो जापान की संसद ये आपका डायट कहलाती है, डायट। ऑप्शन नंबर बी, जापान की संसद डायट कहलाती है। और कार्टेक्स कहाँ का संसद का नाम है? तो ये स्पेन के संसद का नाम है कार्टेक्स। ठीक है, और अगर पूछे कि सोजियम किस कहाँ का? तो ये पोलैंड का है, पोलैंड का, ये आपका पोलैंड का है। अगर पूछे रूस के संसद का नाम क्या है? तो ड्यूमा है, ड्यूमा। और नेपाल की संसद का नाम क्या है? तो ये राष्ट्रीय पंचायत है, राष्ट्रीय पंचायत है। चलिए अगला सवाल देखते हैं अब। रियाल किस देश की मुद्रा है? रोमानिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब और अंगोला। ये बहुत बार पूछा गया सवाल है। तो ये रियाल मुद्रा से एक क्वेश्चन तो रहता ही है। तो रियाल मुद्रा कहाँ की है? तो ये सऊदी अरब की रियाल मुद्रा है। ठीक है, सऊदी अरब की रियाल मुद्रा। पाकिस्तान की कौन सी है? तो रुपया है। रोमानिया का लियू है। चिली का पीसो है। ठीक है, और केन्या का शिलिंग है। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय झंडे में चक्र का रंग कैसा है? भारतीय झंडे में चक्र का रंग कैसा है? तो नीला है, नीला। ये तो आप लोग को पता ही होगा, भारतीय झंडे में चक्र का रंग नीला है। और संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को भारतीय झंडे को स्वीकारा था। ठीक है, भारतीय झंडे को स्वीकारा था। और झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें देखिए दो क्वेश्चन होता है। झंडा समिति के अध्यक्ष तो जेवी कृपलानी। अगर पूछ दे कि झंडा पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष पूछे तो ये राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, अब चलिए, अब भारत का राष्ट्र चिन्ह क्या है? तो अशोक चक्र है, अशोक चक्र। और इसमें 24 तिली है, 24 तिली। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वंदे मातरम का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? बंकिम चंद्र, अरविंद घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर, सत्यजीत रे। किसने किया था? तो वंदे मातरम का, एक मिनट, वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी और रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, सत्यजीत रे। किसने किया था? 35 का बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी, अरविंद घोष के द्वारा वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था, अरविंद घोष के द्वारा। और ये आनंद मठ में सबसे पहले ये प्रकाशित हुआ था 1882 में। आनंद मठ में सबसे पहले प्रकाशित हुआ था। और ये वंदे मातरम को सर्वप्रथम किस कांग्रेस सेशन में गाया गया था? तो ये आपका 1896 का कलकत्ता अधिवेशन में से सर्वप्रथम गाया गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने किया था। और आनंद मठ उपन्यास की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया था, लेकिन इसका अंग्रेजी में अनुवाद अरविंद घोष ने था। चलिए अगला सवाल। एक चैत्र पराया पड़ता है, एक चैत। ठीक है, एक चैत जो हिंदी वर्ष का ये पहला महीना है। तो ये कब होता है स्टार्ट? तो ये 22 मार्च को शुरू होता है। बिहार दिवस के दिन ही ये सामान्यतः शुरू होता है। और इसका पहला महीना चैत है और अंतिम महीना फाल्गुन है। ठीक है, फाल्गुन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? गीता, रामायण, मुंडकोपनिषद और मनुस्मृति। कहाँ से लिया गया सत्यमेव जयते? ये मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। ठीक है, ये भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। और उपनिषद दर्शन विषय से संबंधित है। और उपनिषद कितना है? 108 है, 108 है। और मनुस्मृति किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये मनु के द्वारा लिखा गया है। चलिए, और अगर पूछे रामायण तो वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। चलिए, मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस, ये तो उस समय के करंट का सवाल है, इसे छोड़िए। किसका उपनाम द वॉल है? द वॉल। शोएब अख्तर, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़। किसका है? तो ये राहुल द्रविड़ का उपनाम द वॉल है, राहुल द्रविड़ का। और MS धोनी को किस नाम से जानते हैं? माही के नाम से। और लिटिल मास्टर के नाम से सुनील गावस्कर को जानते हैं। सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर के नाम से जानते हैं। और फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग अब।
रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड, यूके, स्वीडन, ऑस्ट्रिया। कहाँ है रेड क्रॉस का मुख्यालय? तो ये रेड क्रॉस का मुख्यालय ये आपका स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, स्विट्जरलैंड में है। और कहीं कहीं इसका मुख्यालय आपको जेनेवा भी मिलेगा। ठीक है, जेनेवा। चलिए, रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? तो 1863 में हुई थी। 1863 में। हेलो, हाँ अब ठीक है आवाज़, सॉरी। हाँ, तो अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, आनंद मठ के लेखक कौन थे? आनंद मठ के लेखक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। और अगर पूछे कि इसमें किसका उल्लेख किया गया? सन्यासी विद्रोह का, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है आनंद मठ में। आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया। और इसमें सर्वप्रथम वंदे मातरम गीत भी प्रकाशित किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। और बंकिम चंद्र चटर्जी से देखते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, देखिए इसके द्वारा लिखा गया जो पुस्तक, महत्वपूर्ण पुस्तक है, देखते हैं उसे। दुर्गेश नंदनी और देवी चौधरानी और सीताराम और कपाल कुंडला और विश्व वृक्ष, ये सब इनका महत्वपूर्ण पुस्तक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल है आपका एक मिनट, हाँ, द ओडोसिटी ऑफ होप किसने लिखी थी? G.W. बुश, मनमोहन सिंह, विल क्लिंटन। किसने लिखा है बताइए? 42 का क्या हो जाएगा आंसर? 42 का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, बराक ओबामा। बराक ओबामा के द्वारा लिखा गया, बराक ओबामा के द्वारा, बराक ओबामा। ये उस समय का करंट का क्वेश्चन था और ये पुस्तक ऐसे भी पूछ भी सकता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 43, समय का वर्णन करते हुए एडी। आप लोग जैसे कि गौतम बुद्ध का जन्म ईसा पूर्व, जैसे कि हम एडी कहते हैं, तो इसका क्या होता है फुल फॉर्म? तो इसका होता है एना डोमी या डोमिनी। ठीक है, तो वही पूछ रहा है एडी क्या होता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। और बीसी जो देखते हैं बीसी, तो इसे बिफोर क्राइसिस कहते हैं, बिफोर क्राइसिस कहते हैं। चलिए अगला सवाल, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 5 फरवरी, 14 फरवरी, 30 जनवरी, 30 जून। कब मनाया जाता है शहीद दिवस? तो शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 45, अपने मोबाइल फ़ोन के ना पहुंचने पर, ना पहुंच पाने का डर कहलाता है। अपने मोबाइल फ़ोन के ना पहुंच पाने का डर कहलाता है क्या? जैसे कि देखिए, ये सवाल का बोलने का मतलब क्या है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन के ना पहुंचने पर जो डर होता है वो क्या कहलाता है? तो ये आपका डर कौन सा कहलाता है? तो ये नोमोफोबिया कहलाता है। नोमोफोबिया ये डर कहलाता है। देखिए जैसे कि कुत्ता काटने से, कुत्ता पानी से बहुत ज़्यादा डरता है, बहुत ज़्यादा। और कुत्ता के काटने से कौन सा रोग हो जाता है? हाइड्रोफोबिया। और हाइड्रोफोबिया जिसे हो जाता है उससे जल से बहुत डर लगता है, पानी से उसे बहुत डर लगता है। और फूल से डरना, जैसे कोई फूल है, फूल से डरना क्या कहलाता है? तो एंथोफोबिया, एंथोफोबिया कहलाता है, फूल से डरना, एंथोफोबिया। और फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी, एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन कहलाता है। चलिए अब अगला देखते हैं। और मोनोफोबिया, मोनोफोबिया ऑप्शन नंबर बी जो है मोनोफोबिया। मोनोफोबिया में क्या होता है कि जब व्यक्ति अकेले होता है तो उसे अकेले में बहुत डर लगता है, मोनोफोबिया उसे कहते हैं। और मोनोफोबिया की जगह आपको ऑटोफोबिया भी हो सकता है, ऑटोफोबिया भी इसे कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं सवाल। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र कौन सा था? अपराजिता, मारुलता, जल साधर और पाथेर पंचाली। कौन सा था 46 का? तो 46 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, ये पाथेर पंचाली। ये सत्यजीत रे के द्वारा चलचित्र थी। और सत्यजीत रे को 1992 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी से दिया गया, 1992 में।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बिहार। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये आपका कोलकाता में है। कोलकाता में भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला सवाल है, पंचतंत्र किसने लिखा है? पंचतंत्र किसने लिखा है? पंचतंत्र विष्णु शर्मा, ईश्वर कृष्णा, विशाखदत्त, वराहमिहिर। तो ये पंचतंत्र ये आपका विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर ए, विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र लिखा गया है। चलिए, और विशाखदत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस लिखा गया है, और देवी चंद्रगुप्तम लिखा गया है, और वराहमिहिर ये खगोल शास्त्री है। वराहमिहिर खगोल शास्त्री हैं। चलिए अगला सवाल देखते, कौन उनके ये आपका स्वास्थ्य संबंधित है, तो ये कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर 49 का देखिए, आप 49 का सवाल देखिए, ये कौन सा होगा? आर्यभट्ट है, ब्रह्मगुप्त है, धन्वंतरी है, भास्कर है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, धन्वंतरी। धन्वंतरी जो है, धन्वंतरी आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है धन्वंतरी। और धन्वंतरी ये महान चिकित्सक भी थे, और धन्वंतरी पुरस्कार भारत सरकार चिकित्सा के क्षेत्र में देती है। और आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांतिका दिया है, और ब्रह्मगुप्त की रचना ब्रह्म सिद्धांत पुस्तक है। ठीक है, ब्रह्मगुप्त की रचना जो है वो ब्रह्म सिद्धांत पुस्तक है। चलिए, अब ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन भी कहा जाता है। ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन भी कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब आपका है आईपीएल क्रिकेट का आरंभ कब हुआ था? आईपीएल क्रिकेट का आरंभ कब? 2000, 2005, 2008, 2010। तो ये कब हुआ था? तो ये ऑप्शन नंबर सी, 2008 में ये आईपीएल का शुरुआत हुआ था। चलिए, लाइपेज द्वारा वसा का जलीय अपघटन पर मिलता है। लाइपेज द्वारा वसा का जलीय अपघटन पर क्या मिलता है? वसीय अम्ल और अमीनो अम्ल, वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल और अल्कोहल, ग्लिसरॉल और अल्कोहल। ये 2 बार ऑप्शन रिपीट हो गया है, ऑप्शन नंबर सी और डी। चलिए 51 का कौन सा हो जाएगा? 51 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। चलिए देखिए, संतुलित भोजन के लिए खाद्य पदार्थ में कितना मुख्य तत्व चाहिए? 6 मुख्य तत्व चाहिए। कौन कौन सा? तो आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज और लवण। ठीक है, खनिज, लवण एवं जल, ये आपको 6 चीज़ चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? कितना आगे? ये तो ये आपको लोग को पता होगा, 5.5 घंटा आगे, 5.5 घंटा आगे हैं। अगर पूछे कि भारत से कौन सा समय रेखा गुजरता है भारत से, सिर्फ भारत का बात करते हैं। ठीक है, ये भारत से आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। मानक समय रेखा, पूर्वी देशांतर मानक समय रेखा 82.5 डिग्री गुजरती है, 82.5 डिग्री। ठीक है, और ये कहाँ से? तो नैनी से गुजरती है। चलिए, तो 82.5 और एक मतलब इसे 82.5 को अगर 4 मिनट से गुना करेंगे, 1 घंटा। ठीक है, तो इसे 4 मिनट से करेंगे तो ये लगभग 5.5 घंटा हो जाएगा। 5.5 घंटा हो जाएगा। एक देशांतर में लगभग 4 से गुना करते हैं। ठीक है, 4 मिनट से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा दलदल गीला स्थान कहाँ पर है? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ओशियाना। ये कहाँ में है दलदल? तो ये आपका एशिया में है। एशिया, ठीक है, ये एशिया में है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगर पूछे विश्व का सबसे विशाल दलदल स्थान कौन सा है? तो ये प्रीपेट है। प्रीपेट दलदल है जो ये कहाँ है? तो साइबेरिया में है। साइबेरिया में है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाला रेखा क्या कहलाता है? मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाला रेखा क्या कहलाता है? बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी बताइए, इसमें कौन सा हो जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका सी, आइसोबाथ। आइसोबाथ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आइसोबाथ। अब देखिए अगला जो है ऑप्शन नंबर बी का देखिए क्या है कि आइसोगोनल। आइसोगोनल क्या है कि ये जल के खारेपन की समान मात्रा को प्रदर्शित करने वाली रेखा है। ठीक है, जल में जो खारेपन की मात्रा है इसे प्रदर्शित करने वाला है ये आइसोगोनल। चलिए, यह एक ठंडी और शुष्क वायु है। हरिकेन, टॉर्नेडो, बोरा और साइक्लोन। तो ये कौन सा है? तो ये आपका बोरा एक ठंडी और शुष्क वायु है। बोरा
बोरा एक ठंडी और शुष्क वायु है। अगर पूछे कि टॉर्नेडो, ये एक भयंकर तूफान है जो कि कुछ समय के लिए आता है। ठीक है, ये टॉर्नेडो ये कुछ समय के लिए आता है, ये भयंकर तूफान है। इसकी गति लगभग 325 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, 325 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। और आपका अगर देखते हैं हरिकेन, हरिकेन हरिकेन क्या है? हरिकेन भी एक चक्रवात है जो कि अटलांटिक कहाँ है? अगर मैप में देखें पूरा वर्ल्ड, पूरा पृथ्वी में, ये पूरा आपका पृथ्वी यहाँ पर है आपका अटलांटिक, ऊपर है नहीं, ये आपका अंटार्कटिका नीचे है और ऊपर में आपका अटलांटिक है। तो ये अटलांटिक महासागर में उठने वाला पश्चिमी द्वीप के चारों तरफ से चलने वाला ये भयंकर चक्रवात है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। वह नदी जो दिल्ली में बहती है, सतलज, सरयू, गोवा और यमुना। तो ये यमुना नदी दिल्ली में बहती है, यमुना नदी दिल्ली में बहती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल अगर पूछे कि यमुना किसकी सहायक नदी है, तो ये यमुना गंगा की सहायक नदी, यमुना गंगा की सहायक नदी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सरयू नदी, सरयू नदी ये कहाँ पर अवस्थित है? तो ये, चलिए अगला सवाल देखते हैं। लुधियाना ये सतलज नदी पर स्थित है, लुधियाना सतलज नदी पर स्थित है। अगला सवाल है आपका 56 हो गया, 57 है आपका नदी किस में गिरती है? इरावती नदी किस में गिरती? बंगाल की खाड़ी, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, अमेजन नदी कहाँ गिरती है ये? तो 57 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, ये आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए अगला सवाल। नदी का एक उथला विस्तार जो नाव पर या गाड़ी से पार किया जा सके कहलाता है। नदी का एक उथला विस्तार, उथला मतलब उठा हुआ विस्तार, जो नाव या गाड़ी से पार किया जा सकता है। ठीक है, नाव या गाड़ी से पार किया जा सकता है। तो फियोर्ड, बटेल और रीफ और लथून। तो ये कौन सा हो जाएगा? 58 का हो जाएगा आपका रीफ। रीफ को नाव या गाड़ी से पार किया जा सकता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप आपका ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। और यह कितना है? तो ये 21,75,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। और अगर पूछे बोर्नियो द्वीप ये लगभग आपका ये हिंद महासागर में अवस्थित है, तो ये लगभग 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। और होन्शु द्वीप अगर पूछे होन्शु द्वीप, तो ये आपका होन्शु द्वीप कितना है? तो ये लगभग 2,27,092 वर्ग किलोमीटर है। और क्यूबा द्वीप तो ये कैरेबियन सागर में। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। तो वह एक संग्रहित फल है, शहतूत, स्ट्रॉबेरी, शरीफा, लीची। तो ये संग्रहित फल कौन सा होता है? तो ये आपका शहतूत संग्रहित फल होता है। और फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। और शहतूत के वृक्ष पर रेशम का कीड़ा पलता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बज शहर कहाँ पर है? बज शहर कहाँ पर है? भारत, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया और अंगोला। तो ये बज शहर आपका कहाँ पर है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा ऑस्ट्रिया में है ये आपका 61 का बी। और ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो कैनबरा है। चलिए भारत की राजधानी तो नई दिल्ली है। चलिए अगला देखते हैं। ये आप फॉर्मूला जानते होंगे, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो हम S क्या होता है? हमारा विस्थापन होता है, और विस्थापन की जगह हम L भी यूज़ कर सकते हैं। तो L ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो गति का 3 समीकरण है। कौन कौन सा? V बराबर U प्लस AT होता है, और S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और एक V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। ठीक है, ये आपका 3 समीकरण है। चलिए अगला 63।
63 का शाखीय भौतिकी के नियम इन कणों पर लागू होता है जिनका आकार तो ग्रेटर देन 10⁻6 मीटर। चलिए अगला सवाल, एक कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है तो उसका इनमें से कौन सा हो जाएगा? एक कार का पहिया जो सड़क पर चल रहा है उनमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये स्थैतिक पहले घर्षण होगा, फिर काइनेटिक घर्षण, फिर रोलिंग घर्षण, ये आपका इस तरह से होगा। चलिए आपका 65, ध्वनि की गति भी और माध्यम का घनत्व इन म्यू के मध्य यह रिश्ता क्या है 65 का? तो 65 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, भी स्क्वायर समानुपाती 1/μ। ठीक है, चलिए म्यू या न्यू इसको कहते हैं। चलिए, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? कोचीन, लाहौर, तलवंडी, देहरादून। तो ये आपका तलवंडी में इनका गुरु नानक का जन्म हुआ था। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये आपका तलवंडी में हुआ था। तो कब? तो 1469 में हुआ था, 1469 में हुआ था। और गुरु नानक जन्म का स्थान क्या कहलाता है? ननकाना साहिब कहलाता है, ननकाना साहिब कहलाता है। और इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1539 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। और गुरु नानक ने संगत और पंगत को महत्व दिया था। और गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। अगर पूछे कि गुरु अंगद लंगर व्यवस्था को किसने स्थायी किया, तो गुरु अंगद ने लंगर व्यवस्था को शुरू किया। लंगर व्यवस्था क्या है? जहाँ की भोजन दिया जाता है मुफ्त में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया था ब्रिटिश ने, अंग्रेज़ों ने? तो ये 1857 के विद्रोह में जो बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट ने जो विद्रोही का साथ दिया था तो उसे बंदी बनाकर रंगून भेज दिया था। पेंशन देकर के इसे रंगून भेज दिया गया था। रंगून कहाँ है? तो ये उस समय रंगून जो वर्मा देश की राजधानी थी। और वर्मा को अभी क्या कहा जाता है? म्यांमार। ये पूर्वी जो राज्य है तो इधर जो है ये आपका म्यांमार है, जिसे पहले वर्मा कहते थे। वर्मा की राजधानी उस समय क्या थी? तो रंगून थी। चलिए, और रंगून में ही अंतिम मुगल बादशाह द्वितीय की मृत्यु 1862 में हो गई थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, हाँ, अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो अभिज्ञान शाकुंतलम का बात है तो ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये कालिदास के द्वारा लिखा गया था। तो किस पर लिखा गया था अभिज्ञान शाकुंतलम? तो ये दुष्यंत और शकुंतला से उत्पन्न पुत्र भरत का वर्णन इसमें किया गया है अभिज्ञान शाकुंतलम में। ठीक है, और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो जॉन निकोलसन ने किया था। और अगर पूछे कि भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो विल्किंस ने किया था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। और इसी में चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अंग्रेज के भारत में राज्यकाल में आखिरी से एक पूर्व वायसराय कौन था? तो अंग्रेज का भारत में अंतिम वायसराय कौन था? तो माउंटबेटन था। और माउंटबेटन से पहले कौन था? वेवेल था, जो कि वेवेल योजना इन्होंने ही लाया था। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला सवाल। एक लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राह्यता के लिए क्या सत्य है? ऑप्शन 70 का, एक लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राह्यता के लिए क्या सत्य है? कम, अधिक, ऋणात्मक, सीधे से समानुपाती तापमान। ABCD में कौन सा हो जाएगा आंसर? ऑप्शन 70 का, तो ऑप्शन नंबर बी, अधिक। चलिए अगला क्वेश्चन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या चेंज नहीं होता है? तो ये देखिए, तरंग दैर्घ्य चेंज हो जाएगा, वेग चेंज हो जाएगा, लेकिन आवृत्ति कभी चेंज नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति कभी परिवर्तित नहीं होता। ये बहुत बार BPSC में भी पूछा गया सवाल था। चलिए इधर आपका पूरा मैथ का सवाल हो गया है। इधर ये आपका लगभग 71 या 70 के आसपास GK का सवाल था। ये बाकी इधर आपका मैथ का सवाल हो गया है। इधर सब सारा मैथ का सवाल है। और इधर देखिए 1-2 सवाल भी है। और हाइड्रोजन बम किस पर कार्य करता है? तो ये नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। और परमाणु बम ये नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए 87 का क्या है कि इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव -1 होता है। किसका होता है? F का, Cl का, Br का, ब्रोमीन और I का।
कौन सा हो जाएगा 87 का? 87 का आपका हो जाएगा F, यानी कि फ्लोरीन का -1 होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। CO2 के 1 मोल में होता है, CO2 के 1 मोल में कितना होता है? CO2 के 1 मोल में 6 × 10⁻23 C परमाणु होता है। और ये N2 + O2, इसका कौन सा हो जाएगा आंसर? 89 का। 89 का हो जाएगा Kc = Kf। चलिए अब आपका जीके पूरा ख़त्म हो गया है। ये पाउली का सिद्धांत, ये ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 90 का पाउली का सिद्धांत क्या कहलाता? ये सिद्धांत del P × del X क्या कहलाता है? तो ये हाइजेनबर्ग का सिद्धांत, ठीक है, हाइजेनबर्ग का सिद्धांत। C6H14 में कौन सी श्रृंखला संभव है? C6H14 में, तो 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका C 5। यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग AB हो तो बच्चों के संभावित रुधिर वर्ग होंगे AB और AB। अगर दोनों जनक का अगर ब्लड ग्रुप A है तो बच्चों में यही तीनों ब्लड ग्रुप हो सकता है। या तो A होगा, या तो B होगा, या तो AB दोनों होगा, ठीक है। अब देखिए, भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी, किसका उपयोग करता है भूख लगने पर? तब भूख लगने पर सर्वप्रथम उस व्यक्ति ने अपना ग्लाइकोजन का उपयोग करता है, ग्लाइकोजन का उपयोग करता है। चलिए, यह एक प्रोटीन नहीं है, इनमें से कौन सा प्रोटीन नहीं है? तो आपको पता होगा लिम्फोसाइट ये प्रोटीन नहीं है, लिम्फोसाइट प्रोटीन नहीं है, बाकी सब प्रोटीन है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि रेशम भी एक प्रोटीन है। तो 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। अब 95 का क्या? यह आयन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कॉपर रुधिर प्लाज्मा में कौन उपस्थित नहीं होता है? ऑप्शन नंबर A, B, C, D में कौन सा होगा? तो 95 का आपका हो जाएगा D, कॉपर में रुधिर प्लाज्मा उपस्थित नहीं होता है। चलिए, इसकी पोषण विधि होलोफाइटिक है, इसकी पोषण विधि होलोफाइटिक है। अमीबा, शेर, युग्लिना, केंचुआ किसका होता है? तो युग्लिना का ऑप्शन नंबर C, युग्लिना का होता है। चलिए, यह स्टेरॉइड्स स्रावित करता है, मुख गुहा, आमाशय, अग्न्याशय, पित्ताशय। स्टेरॉइड्स कौन स्रावित करता है? 97 का, तो 97 का C, अग्न्याशय ये स्रावित करता है, अग्न्याशय। चलिए, यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग करके पादप कोशिका में ऊर्जा उत्पादन करता है, पादप कोशिका में ऊर्जा उत्पादन करता है। केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, हरित लवक कौन करता है? 98 का, तो 98 का आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर B। विषाणु में होता है, विषाणु में क्या होता है? केवल DNA, केवल RNA, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। बताइए 99 का कौन होगा? तो 99 का या तो RNA या तो DNA, दोनों में से कोई एक ही होगा, चलिए, एक पायस में परिक्षिप्त कणों का आकार इस परास में होता है। एक पायस में परिक्षिप्त कणों का आकार किस परास में होता है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर A, B, C, D में कौन सा होगा इसका? ऑप्शन नंबर 1000 एंगस्ट्रॉम से 10,000 एंगस्ट्रॉम के बीच, ऑप्शन नंबर C आपका हो गया आंसर। चलिए, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगला जो हमारा होगा, ये आपका 2017 का पेपर था, देखिए ये आपको ऊपर में होगा। ये 29 जनवरी 2017 का पेपर था। अब जो 5 फरवरी 2017 को होगा, इसका मेंस का जो होगा, नहीं प्रारंभिक परीक्षा का है, तो वो वीडियो भी अपलोड हो जाएगा। और अगर इससे पहले का आप लोग बिहार सचिवालय सहायक का 2011 का वीडियो, 2013 का, 2015 का, 2015 में 16 फरवरी को भी हुआ था, और 16 फरवरी को भी हुआ था, 23 फरवरी को भी हुआ था, और 27 मार्च को भी हुआ था। तो वो सब का लिंक सारा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से इसे देख सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।